हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू समर आईएएस। आई होप सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं एंड सिंसियरली एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हैं, जमकर मेहनत कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग 21 फरवरी 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024 प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। ना सिर्फ हम, जैसा कि मैं हर बार कहता हूं, सिर्फ करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि यहाँ से अगर एमसीक्यूज फ्रेम किए गए तो किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम किए जा सकते हैं। एंड अगर मेंस आंसर राइटिंग में आपको इस डाटा का या इस कंटेंट का इस्तेमाल करना है तो किस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो काफी सारी चीजें हैं सीखने के लिए, काफी कुछ है जानने के लिए। एंड आई कैन गारंटी यू, आई कैन अश्योर यू कि ये सेशन आपकी प्रिपरेशन को आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा एनहांस करेगा। सो ऑन दिस नोट, विदाउट एनी फर्दर अडू, हियर वी बिगिन। शुरू करते हैं 21 फरवरी 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर, उसका एनालिसिस एंड उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पहली खबर या पहली न्यूज ये रही। तो पहली न्यूज या फिर पहले समाचार में हमको बात करनी है आर्टिकल 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। भारत के संविधान में जो अनुच्छेद 142 या फिर आर्टिकल 142 दिया हुआ है, उसके बारे में हम लोगों को डिस्कशन करना है, उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट पहला सवाल ये कि आर्टिकल 142 डिस्कस करना ही क्यों है, क्या वजह है या क्या रीजन है कि ये आर्टिकल 142 न्यूज में आ गया। तो जवाब यह है कि रिसेंटली 30 जनवरी को चंडीगढ़ में मेयर के इलेक्शंस हुए थे। चंडीगढ़ के मेयर के जो इलेक्शंस हुए थे, इन मेयर्स के इलेक्शंस में धांधली के एलिगेशंस लगे या फिर ये आरोप लगे कि भाई इसमें किसी तरीके की बेईमानी हुई है। पहले तो सिर्फ आरोप लगे थे, बाद में फिर ये होता है कि कुछ वीडियोस निकल कर आते हैं जिस वीडियोस में साफ दिख रहा है कि इन इलेक्शंस को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर दी गई थी, वो रिटर्निंग ऑफिसर जो पेपर के बैलेट्स हैं उनके साथ में किसी तरीके की टेम्परिंग कर रहा है। और 8 कुल मिला के पेपर के ऐसे बैलेट्स थे जिनके ऊपर कुछ देखकर समझ में आ रहा है उस वीडियो में कि कुछ गड़बड़ शड़बड़ जो है वो की जा रही है रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा। पहले तो इस तरीके के एलिगेशंस लगे थे कि भाई उसने कुछ गड़बड़ करी है बैलेट पेपर्स में। बाद में कोर्ट ने माना है, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है कि भाई हरकत तो कर रहे थे, और ये जो हरकत कर रहे थे इसके चलते इलेक्शन का जो रिजल्ट आया था वो बदल गया था। खैर, अब जो ग्रीवियांस वाली पार्टी थी, वो पार्टी जो हार गई थी, वो लोग फिर पहले तो हाई कोर्ट गए, वहां से कुछ राहत नहीं मिली, तो अल्टीमेटली वो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे इस पूरे मसले में। और सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली फिर यहां पर आर्टिकल 142 को इन्वोक कर दिया और ये बोला कि भाई यहां पे दिख रहा है कि धांधली की गई है, गड़बड़ी की गई है, वोट्स की रिकाउंटिंग करवाई गई उसके बाद में फिर से। एंड अल्टीमेटली जो डिसीजन हुआ था, पहले जो इलेक्शन का पहले रिजल्ट निकल कर आया था, उसको पलट दिया गया, उसको रिवर्स किया गया। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी आदेश जारी कर दिए कि जो रिटर्निंग ऑफिसर ये हरकत करते हुए पकड़ा गया था वीडियो पे, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो इस पूरी की पूरी जो ये इशू हुआ है, इस पूरे के पूरे मसले में आर्टिकल 142 इन्वोक हुआ है और इसके चलते अब आर्टिकल 142 के बारे में अपने को पढ़ना है। ऑब्वियस सी बात है, यूपीएससी ये तो नहीं पूछने वाली कि भैया धांधली किसने करी, उस आदमी का नाम क्या था, या फिर धांधली करके कौन सी पार्टी जीत गई थी और रिवर्स करने के बाद में कौन सी पार्टी जीत गई। इस तरीके के सवाल तो कोई नहीं पूछेगा, ऑब्वियस सी बात है। मगर क्योंकि इस पूरे मसले में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 को इन्वोक कर दिया है, तो ये तो वाजिब सवाल बनता है कि आर्टिकल 142 क्या है, क्यों इन्वोक किया जा सकता है और इसके तहत में सुप्रीम कोर्ट क्या क्या कर सकता है, तो वो हमको पढ़ना है। मगर ऑब्वियस सी बात है, ये बैकग्राउंड था इसलिए इसको जानना जरूरी था, तो ये मैंने आपके साथ में डिस्कस किया। इस पूरे मसले में कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशंस भी दिए हैं, कोर्ट ने कुछ बात भी अपनी तरफ से कही है, पहले वो भी देख लेते हैं, फिर आर्टिकल 142 डिस्कस करेंगे। Court said that it would not tolerate such subterfuges that destroy electoral democracy even at the grassroots level। मतलब ये कि कोर्ट ने साफ साफ कहा कि भैया तुम ये जो हरकत करते हुए दिख रहे हो, रिटर्निंग अफसर ने जिस तरीके का कांड किया है यहाँ पे 8 बैलेट पेपर्स के साथ में जो छेड़खानी करी है या जो टैंपरिंग करी है, जिसके नतीजे में आपका जो इलेक्शन का रिजल्ट है उसको वो पलट गया या फिर इलेक्शन का रिजल्ट बदल गया, इस तरीके की हरकतें या इस तरीके की धांधली सुप्रीम कोर्ट किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगा डेमोक्रेसी के किसी भी लेवल पर। कहने के लिए लोग कह सकते हैं कि साहब मेयर के लेवल पर तो आपका जो ये पेपर बैलेट से वोटिंग हो रही है यहाँ पर ये चलता है, कोई बड़ी बात नहीं है, प्रधानी के इलेक्शंस में हो जाए तो चलता है, ये आपका नगर पालिका के इलेक्शन में हो जाए तो चलता है। अपने लिए डेमोक्रेसी में ज्यादा मैटर क्या करता है कि भाई स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसमें धांधली ना हो और सेंटर के लेवल पे जो गवर्नमेंट बननी है उसमें धांधली ना हो। छोटे मोटे लेवल पर तो चलता रहता है, कौन सी बड़ी बात है, कहने के लिए लोग कह सकते हैं। कोर्ट ने मगर ये कहा है कि ग्रास रूट लेवल पर, यानी कि डेमोक्रेसी जहां सबसे लोएस्ट लेवल पर भी अगर एक्सरसाइज की जा रही है, वहां पर भी इस तरीके की हरकतें सुप्रीम कोर्ट बर्दाश्त नहीं करेगा अगर ऐसी हरकतें करता हुआ कोई पाया जाता है। आगे उन्होंने बोला कि क्योंकि यहां पर डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ किया गया है, डेमोक्रेसी का एक तरीके से जो है मर्डर किया गया है, आपका रिटर्निंग ऑफिसर ही जो है वो धांधली करने में लगा हुआ है, तो ये अपने आप में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। बात को पकड़ के चलिएगा, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन या फिर ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड है, इसका बड़ा मायने है आर्टिकल 142 के साथ में, तो आगे अपन लोग डिस्कस करेंगे। तो कोर्ट ने ये बोला है क्योंकि ये ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी की हत्या करने की कोशिश की गई है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता किसी भी तरीके से, इसलिए कोर्ट अब कर्तव्य से बंधी हुई है, ड्यूटी बाउंड है अपनी आर्टिकल 142 के तहत में दी गई अपनी जो भी पावर्स है उनका इस्तेमाल करते हुए कि ये जो अन्याय हुआ है या फिर ये जो यहाँ पे डेमोक्रेसी
को एक तरीके से कह सकते हैं टैंपर करने की कोशिश की गई है, उस पूरी की पूरी प्रक्रिया को रिवर्स करे, क्योंकि ये बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। भारत जैसी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में इलेक्शन में धांधली हो जाए, ये चीज बर्दाश्त, कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती। और इसलिए इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में आर्टिकल 142 के तहत में अपनी ताकत का प्रयोग करने के लिए वो कर्तव्यबद्ध है, वो अब कह सकते हैं कि ड्यूटी बाउंड है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन जो यहाँ पे वर्ड यूज किया गया, उसका मतलब ये अपन लोग समझेंगे। इस पूरे, आप कह सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा मैस क्रिएट हुआ है, इसमें से अपने लिए जो काम की चीज है एज एन एस्पिरेंट, आर्टिकल 142 क्या होता है वो पढ़ना। तो अपन लोग अब डायरेक्ट इस पर आते हैं कि आर्टिकल 142 है क्या। Article 142 provides discretionary power to the Supreme Court, as it states that the Supreme Court, in the exercise of its jurisdiction, may pass such decree or make such order as is necessary for doing complete justice in any case or matter pending before it. मतलब ये कि आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को डिस्क्रिशनरी पावर देता है। डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब है एक ऐसी ताकत जो आप अपने डिस्क्रिशन पर, आप अपने विवेक के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हो। एक तो यह है कि हर एक जो आपका आर्टिकल है या फिर हर एक जो कानून भी बनाए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे, वो आपको कुछ सर्टेन पावर देते हैं और आपको वही ताकत इस्तेमाल करनी है, उससे ज्यादा पावर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए कि अगर कहीं पे आपने ट्रैफिक का चालान, आपका कहीं पे अगर लेट से आपने ट्रैफिक का नियम तोड़ा, ठीक है जी, आपने अगर ट्रैफिक का नियम तोड़ा तो वो एक अपराध है, उसके लिए कानून बना हुआ है। तो उस अब कानून में लिखा गया है कि कोई सामने वाला अगर ट्रैफिक का नियम तोड़ता है तो उसको ये से ये सजा दी जा सकती है, मैक्स टू मैक्स। इससे ना कम सजा दी जा सकती है और इससे ना ज्यादा सजा दी सकती है, न दी जा सकती है। तो अब अगर इस तरीके का कोई मैटर कोर्ट के सामने या जज के सामने आएगा तो कानून में लिखा हुआ है कि कितने से लेके कितनी सजा तक आप दे सकते हो। तो डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी बार कानून तोड़ा गया है, कितनी सीवियरिटी के साथ में तोड़ा गया है, उसके हिसाब से आप सजा दे दोगे। आप ना अपने मन से सजा बढ़ाकर दे सकते हो, ना अपने मन से आप सजा जो है कम कर सकते हो। कानून को तोड़ा गया है, उस कानून को तोड़ने के लिए एक सजा दी गई है, आपने पूरा केस सुनकर अगर सामने वाले को दोषी पाया तो आप उससे लेकर उतनी सजा, उतना जो भी सजा दी गई है कानून में, उतनी उतनी सजा दे दीजिए। अब यहां पे आप अपने मन से कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भारत में कानून का राज चल रहा है। जज जो है वो कानून के से आगे जाकर अपना जो है कुछ कर नहीं सकता। कोई भी जो इंस्टीट्यूशन है वो कानून को वायलेट नहीं कर सकती, उन्हें कानून के दायरे में रहकर काम करना है। इन पेपर या फिर इन थ्योरी ये लिखा हुआ है, ठीक है जी। मगर आर्टिकल 142 यहां पर थोड़ा सा अलग है, क्योंकि आर्टिकल 142 आपको डिस्क्रिशनरी पावर देता है, यानी कि आप ये पावर अपने विवेक के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। मैं हिंदी में लिख रहा हूं, आपका जो विवेक है या फिर इंग्लिश में अपन इसको विजडम बोल सकते हैं, आप अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके जो है इस पावर का इस्तेमाल करिए। इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ जैसे ट्रैफिक के कानून में लिखा है कि इतने से लेकर इतनी सजा दे दो अगर ऐसा ऐसा कुछ कांड होता है तो, या फिर अगर कहीं पे मर्डर हो जाता है तो 302 के तहत में आप मैक्स टू मैक्स फांसी दे सकते हो और मिनिमम से मिनिमम आप 7 साल की या 10 साल की कैद दोगे, उम्र कैद दे सकते हो वगैरह वगैरह। ऐसा नहीं है, यहां पर एक सर्टेन आपको ये नहीं बताया कि आप ये कर दो या वो कर दो, आपको एक डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है, एक विवेक के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर आप जो है इस पावर का इस्तेमाल करेंगे। तो आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को एक डिस्क्रिशनरी पावर देता है और इसमें लिखा यह गया है कि अगर कहीं पर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन क्रिएट हो गई है, ये वर्ड अभी थोड़ी देर पहले आया था, तो वही बात यहां पे आ गई कि सुप्रीम कोर्ट को अगर किसी पर्टिकुलर जगह किसी केस में ऐसा दिखता है कि भैया यहां पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन क्रिएट हो गई है, जिसका या तो किसी पर्टिकुलर कानून के तहत में न्याय पूरी तरीके से हो नहीं पा रहा है, या फिर जो भी प्रक्रिया वगैरह चली है इसके चलते कंप्लीट न्याय हो नहीं पाएगा, जो भी कानून के तहत में इसकी कार्यवाही हो रही है इसमें कंप्लीट न्याय हो नहीं पाएगा, तो ऐसी कंडीशन में फिर सुप्रीम कोर्ट उस परिस्थिति को, उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में आर्टिकल 142 को इन्वोक कर सकता है और जो डिस्क्रिशनरी पावर यहां पर दी गई है उसका इस्तेमाल कर कंप्लीट न्याय कर सकता है। अब ये कंप्लीट न्याय करने के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट को कोई डिक्री पास करना पड़ जाए, यानी कि कोई राज आज्ञा, इस डिक्री का बेसिक मतलब होता है राज आज्ञा या राज आदेश, मगर यहां पे अपन लोग मानकर चलेंगे कोर्ट का आदेश, या तो कोई डिक्री पास करना पड़ जाए या कोई और दूसरा ऑर्डर वगैरह देना पड़ जाए इस हिसाब से कि उस केस में कंप्लीट जस्टिस होना चाहिए, तो वहां पर इसका इस्तेमाल हो सकता है। अब समझिएगा यहां पर हुआ क्या है। आर्टिकल 140 यहां पे जो पूरा मसला था बेसिकली, यहां पे इलेक्शन में मैल प्रैक्टिस हुई थी। कायदे से इलेक्शन में अगर मैल प्रैक्टिस होती है तो ऐसी कंडीशन में आप या तो इलेक्शन कमीशन के पास जा सकते हो या फिर आपका हाई कोर्ट के पास जा सकते हो, एक पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। मगर इलेक्शन में मैल प्रैक्टिस अगर लेट से बूथ कैप्चरिंग हो गई, कहीं पे कुछ वायलेंस हो गया, वो बाकी सारी चीजें हो गई, तब तो ये बात आपको समझ में आती है कि आप ये कर दो जाके। मगर अगर सामने वाला जो रिटर्निंग अफसर है जिसकी जिम्मेदारी है कि तुम फ्री और फेयर इलेक्शन कराओ, अगर वही आदमी आपका कैमरा पे पकड़ा जाता है हरकत करता हुआ, धांधली करता हुआ, तो जाहिर सी बात है ये फिर इलेक्शन की मैल प्रैक्टिस में नहीं आएगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ और चीज हो गई। तो ऐसी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट का ये बोलना कि भैया जिस आदमी को ये बोला, या इसको ऐसे समझिए कि जिस आदमी को डॉक्टर बना के आप लाए थे सामने वाले की जान बचाने के लिए, ये तो वही बात हो गई कि उसने उठा के मरीज को जहर दे दिया और मार दिया। तो ये तो बड़ी, यहां पे अब ये नहीं बोला जा सकता कि किसी ने अपराध किया है ये, या फिर ये गलती से जो है आपका नेग्लिजेंस में मर्डर हो गया, ये तो हत्या की गई है, सीधी सीधी सी बात है, तो मर्डर का केस बनेगा।
लगभग वही बात है यहाँ पर कि अगर कोई आदमी आके गन के दम पर बूथ कैप्चरिंग कर लेता तो इलेक्शन की मैल प्रैक्टिस समझ में आती। कोई पार्टी अगर किसी तरीके से वोटर को पैसा वैसा देकर खरीद लेती या कुछ और इस तरीके की हॉर्स ट्रेडिंग होती, तब ये समझ में आता कि यहाँ पे इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस वगैरह हो रही हैं। मगर अगर रिटर्निंग अफसर जो है वो बैठकर आपके जो बैलेट पेपर्स हैं उनके साथ में खिलवाड़ कर रहा है, उनके साथ में अगर हरकतें कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये इलेक्शन की मैल प्रैक्टिस नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। और इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में फिर अपने को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप रेगुलर जो प्रोसीजर है उसके अनुसार नहीं चल सकते, इसलिए आर्टिकल 142 इन्वोक किया गया है। तो याद रखिएगा, आर्टिकल 142 क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट को डिस्क्रिशनरी पावर देता है, और इस डिस्क्रिशनरी पावर के तहत में सुप्रीम कोर्ट कोई भी आदेश दे सकता है, प्रोवाइडेड द फैक्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट को अपने विजडम में लगता है कि जो भी केस उनके सामने है जिसमें आर्टिकल 142 का इस्तेमाल हो रहा है, उसमें भाई या तो सामने वाले के साथ में अन्याय हुआ है, या फिर उसको कंप्लीट न्याय मिल नहीं पाएगा, या एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन क्रिएट हो गई है जिसमें किसी भी कानून के तहत में उसको पूरी तरीके से जस्टिस नहीं दिया जा पा रहा है या नहीं दिया जा सकेगा। ऐसी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 इन्वोक करता है। Thus, it provides the apex court with a special and extraordinary power and is mean to provide justice to litigants who have suffered traverse illegality or injustice in the course of legal proceeding। तो वही बात है कि इस पर्टिकुलर कानून के आर्टिकल के तहत में सुप्रीम कोर्ट के पास में एक स्पेशल पावर है या फिर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है जिसका इस्तेमाल आपका स्पेशल सर्कमस्टांसेस के तहत में किया जाता है। मगर इसके चलते जो भी आपका लिटिगेंट है जिसको कोर्ट मानता है कि भैया इनके साथ में बहुत तगड़ा अन्याय हुआ है, पूरा या तो इनके साथ में बहुत तगड़ा अन्याय हुआ जिस और किस अन्याय का किसी कानून के तहत में सजा नहीं दी जा सकती, या जो प्रोसीजर है लीगल प्रोसीडिंग्स का वो यहाँ पे फॉलो करना ठीक नहीं रहेगा, इनको त्वरित न्याय देने की जरूरत है, इंस्टेंट इनके सामने जस्टिस करना जरूरी है, और उसके लिए फिर इस पावर का इस्तेमाल जो है किया जाता है। तो ये जो है अपना पूरा आर्टिकल 142 है जो अपने को ध्यान में रखना है। तो याद रखिएगा, आर्टिकल 142 क्या है? आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देता है कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में कंप्लीट जस्टिस करने के लिए आप अपनी बुद्धि, अपने विवेक, अपने डिस्क्रिशन का इस्तेमाल कर जो भी आदेश पारित करना चाहते हैं, जो भी डिग्री आप पास करना चाहते हैं वो करें। और अगर कोर्ट ने इस तरीके का कोई आदेश या कोई डिग्री पास कर दी तो पूरे भारत में उसे लागू करवाना पड़ेगा, और या फिर भारत में अगर किसी हिस्से में अगर उसकी तामीर होनी है तो वो आपको करवाना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए ड्यूटी बाउंड है, स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए ड्यूटी बाउंड है, जितने भी आपकी संस्थाएं सब उसके लिए ड्यूटी बाउंड है, मना नहीं किया जा सकता। ये जो है आर्टिकल 142 बनता है। चले, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, देखते हैं सर। चले नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। तो समाचार यह है कि इंडिया विल होल्ड एन एक्सपोजिशन ऑफ सम ऑफ द रिलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा इन इट्स पोजेशन इन थाईलैंड। मतलब भारत के पास में भगवान बुद्ध के कुछ रिलिक्स या फिर कुछ अस्थियां या फिर कुछ अवशेष बचे हुए हैं, उनकी थाईलैंड में प्रदर्शनी लगवाई जाएगी। भारत जो है उन रिलिक्स को थाईलैंड में भेज रहा है ताकि वहां पर उनकी प्रदर्शनी लगवाई जा सके। ऑब्वियस ही बात है, थाईलैंड जो है प्रोमिनेंटली या प्रीडोमिनेंटली एक बुद्धिस्ट नेशन है, तो उनके लिए भगवान बुद्ध के रिलिक्स की जो वैल्यू है, रिलीजियस सिग्निफिकेंस जो है वो बहुत ज्यादा है। वैसे तो भारत के लोगों के लिए भी उसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस उतना ही बनता है, मगर क्योंकि वो प्रोमिनेंटली बुद्धिज्म को प्रैक्टिस करते हैं, फॉलो करते हैं, तो इसलिए उनके लिए उसका रेलेवेंस बहुत ज्यादा है, वो उनके लिए बहुत पूजनीय है। तो उस तरीके के रिलिक्स भारत जो है वहां पे प्रदर्शनी के लिए भेज रहा है। अब ये रिलिक्स में बेसिकली हम लोग भेज के आ रहे हैं, तो भगवान बुद्ध की हड्डियों के 20 फ्रैगमेंट्स जो हैं भारत सरकार ने अभी हाल फिलहाल नेशनल म्यूजियम है दिल्ली में वहां पे प्रिजर्व करवा रखे हैं, यहां से इनको थाईलैंड भेजा जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्या रिलिक्स के नाम पर हम लोग क्या भेज रहे हैं? भगवान बुद्ध की हड्डियों के 20 फ्रैगमेंट्स या फिर उनकी अस्थियों के जो अवशेष बचे थे उसके कुछ 20 फ्रैगमेंट्स हमारे पास रह गए हैं, जिनको हमने अच्छे से प्रिजर्व करवाया है हाल फिलहाल नेशनल म्यूजियम में दिल्ली में, वहां पर इनको प्रिजर्व करवाया गया और वहां से फिर इनको भेजा जा रहा है थाईलैंड में प्रदर्शनी के लिए। इसके पहले इनको कहां पे रखा गया था? इसके पहले इनको सांची में अच्छे से जो है प्रिजर्व कर रखा गया था। और ये रिलिक्स वगैरह जब वहां पर जाएंगे थाईलैंड में, जब इनकी प्रदर्शनी के लिए इनको भेजा जाएगा, तो सिर्फ अकेले भगवान बुद्ध के रिलिक्स को ही वहां पे नहीं भेजा जा रहा है। भगवान बुद्ध के साथ में उनके जो 2 शिष्य हुआ करते थे, 2 डिसाइपल्स थे, उनकी भी जो अस्थियां हैं थाईलैंड में भेजी जा रही हैं। ठीक है जी। ओरिजिनली इनको कहां प्रिजर्व किया गया था? भगवान बुद्ध की जो ये हड्डियों के या अस्थियों के जो फ्रेगमेंट्स हैं, या फिर इनके जो शिष्य हैं, ये 2 शिष्य, इनकी भी अस्थियों के जो फ्रेगमेंट्स हैं, इनको पहले तो मध्य प्रदेश के सांची में प्रिजर्व करके रखा गया था। हमको पता है कि सांची में जो स्तूप है और बाकी सारा वहां पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वो बुद्धिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक हेरिटेज साइट है, तो वहां पर इसको अच्छे से प्रिजर्व करके रखा गया था। मगर और अच्छे से प्रिजर्व करने के लिए दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में लाया गया और यहां से फिर उठाकर अब थाईलैंड भेजा जा रहा है। अच्छा जी, अब ये जो अस्थियां थी भगवान बुद्ध की, ये मिली कहां से हमको? एक सवाल ये भी बनेगा कि आपके पास में चलो आज की तारीख में उनकी अस्थियों के 20 अवशेष पड़े हुए हैं या फिर रखे हुए हैं प्रिजर्व करके संभाल के आपने, और आप उनको थाईलैंड भेज रहे हो। मगर एक क्वेश्चन ये भी उठेगा कि ये कब से ये आपको मिले कहां से थे, पहली चीज। और दूसरी बात ये, आपने मिले कहां से थे, कहां से आपने इसको एक्सकवेट किया? तो इसका जवाब यह है, उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है पिपरावा।
उत्तर प्रदेश की एक जगह है पीपरावा, यहाँ पर एक स्तूप हुआ करता था जो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं था। उस स्तूप का जब एक्सकवेशन किया गया था तब वहां से ये अस्थियां निकल कर आई, और बाकी आपके पास में जो एविडेंस और मटेरियल था और बाकी जो अंडरस्टैंडिंग थी कि इतने सारे स्तूप बनवाए गए थे, इन सारे स्तूपों में भगवान बुद्ध की अस्थियां और बाकी सारे रिलिक्स को रखा गया था। तो जब इस स्तूप का एक्सकवेशन करवाया गया, जो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं था, इसका जब एक्सकवेशन जब भी हुआ था, उसमें ये अस्थियां अपने को मिली थी, तो वहां से पता चला कि ये भगवान बुद्ध की अस्थियां हैं। तो इनको वहां से एक्सकवेट करके यूपी के पीपरावा नाम की जो जगह है, यहाँ से इनको एक्सकवेट किया गया था। बाद में इनको सांची में प्रिजर्व करके रखा गया। फिर इनको अभी नेशनल म्यूजियम में दिल्ली में अच्छे से प्रिजर्व किया गया है ताकि इनको बचा के रखा जा सके, और अब थाईलैंड में जो है भेजा जा रहा है। अब ये इतनी न्यूज मैंने आप लोगों से इसलिए शेयर करी है ताकि अगर एक क्वेश्चन बनता है कि भाई भगवान बुद्ध वो कौन सा आपका बुद्धिस्ट साइट है जहां से भगवान बुद्ध के अवशेष जो हैं या अस्थियां आपने रिट्रीव करी हैं, आपने उनको एक्सकवेट करके निकाला था, तो अपने को याद रहे उत्तर प्रदेश का पीपरावा नाम का जो ये जगह है, यहाँ पे एक बुद्धिस्ट स्तूप था जो अच्छी स्थिति में नहीं था, वक्त के साथ में खत्म हुआ गया जो भी था, वहां पे एक्सकवेशन किए गए और उसके बाद फिर वहां से ये आपको हड्डियां जो है मिली हैं। तो इस पूरी खबर को शेयर करने के पीछे का लॉजिक ये है ताकि मैं आप लोगों के साथ में ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूं। एंशिएंट हिस्ट्री में आपने एक एंशिएंट हिस्ट्री में अपने लिए एक फैक्ट के तौर पे पूछा जा सकता है, भगवान बुद्ध के अवशेष कहां से रिट्रीव हुए थे? यूपी के पीपरवा नाम की जगह से, या जो है इनको पीपरवा नाम की जगह से इनको एक्सकवेट किया गया था। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, देखते हैं ऐसे। नेक्स्ट न्यूज शुरू करने के पहले एक बात और मुझे इस न्यूज के बारे में आप लोगों के साथ में करनी है, और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट ज्यादा रेलेवेंट है। अब हमने यहाँ पर देखा कि भारत सरकार भगवान बुद्ध के जो अवशेष हैं उनकी प्रदर्शनी लगवा रही है थाईलैंड में। थाईलैंड एक प्रोमिनेंटली बुद्धिस्ट देश है। इस तरीके की प्रदर्शनी श्रीलंका में भी लगवाई जा सकती है, भूटान में भी लगवाई जा सकती है, इसके अलावा म्यांमार में भी लगवाई जा सकती है। इनफैक्ट चाइना में भी काफी बड़ी मात्रा में बुद्धिस्ट हैं, तो अगर चाइनीज गवर्नमेंट अलाउ करे तो वहां लगवाई जा सकती है, जापान में लगवाई जा सकती है। जितने भी आप या फिर इसको सेंट्रल एशिया में जो हमारे बुद्धिस्ट देश बचा हुआ है, मंगोलिया, वहां पे लगवाई जा सकती है। तो पॉइंट यह है कहने का कि इस तरीके से भगवान बुद्ध जिनके लिए सबसे ज्यादा पूजनीय है क्योंकि वो बौद्ध धर्म का पालन करते हैं, वहां वहां पर इस तरीके से अगर भगवान बुद्ध की अस्थियों के या रेलिक्स की अगर हम लोग प्रदर्शनी लगवा रहे हैं, इस तरीके के अगर एक्सकवेशन करवा रहे हैं, तो इससे इंडिया की जो इमेज है उसको इन देशों में बूस्ट मिलता है। बुद्धिज्म का जो हमारा एक क्योंकि बुद्धिज्म का ओरिजिन यहाँ पर हुआ है, भारत की खुशकिस्मती है कि भारत में भगवान बुद्ध जैसी एक डिवाइन पर्सनालिटी ने अवतार लिया था। तो क्योंकि बुद्धिज्म की शुरुआत भारत से हुई थी, तो ये एक सोर्स का काम कर सकता है, ये एक सूत्र का काम कर सकता है इन देशों में पीपल टू पीपल ज्यादा स्ट्रॉन्गर टाइज बनाने के लिए, और भारत की जो इमेज है, जो पहले से बहुत अच्छी इमेज है, उसको और ज्यादा बूस्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बात। दूसरी बात यह कि बुद्धिज्म को के नाम पर अब बुद्धिज्म के नाम पर अगर ये पूरा का पूरा आप कह सकते हैं कि अगर ये बॉन्ड बहुत ज्यादा मजबूत होता है तो उसके चलते टूरिज्म जो है वो बढ़ेगा, और हम लोग एक डेडिकेटेड बुद्धिस्ट टूरिस्ट जो बुद्धिस्ट सेक्टर पे काम कर रहे हैं, एक बुद्धिस्ट पूरा कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है, भगवान बुद्ध ने कहाँ जन्म लिया, कहाँ पे फिर वो बुद्ध गया में बैठ के उन्होंने अपना पूरा ध्यान लगाया, पहला सरमन जो सारनाथ में दिया था वो हो गया, महापरिनिर्वाण जहां पर हुआ था, जहां पर और आपकी अलग अलग जो उन्होंने अलग अलग जगहों पर जब वो गए थे अपनी जिंदगी में, तो इन सारी जगहों का जो एक पूरा बुद्धिस्ट सर्किट डेवलप किया गया है, उसमें इन देशों से बड़ी मात्रा में हम कह सकते हैं कि टूरिस्ट वगैरह जो है फिर हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी बुद्धिस्ट टूरिस्ट जितनी मात्रा में पिलग्रिमेज के लिए इंडिया में आते हैं, वो उसको और बढ़ाया जा सकता है, और उन सारी चीजों में इस तरीके की प्रदर्शनी जो है वो कहीं ना कहीं एक योगदान करती है। अब ये एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हैं भारत की सॉफ्ट पावर के एग्जाम्पल के तौर पर। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगर मेंस में कहीं पर कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, भारत के इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्वेश्चन आता है, तो इसको हम लोग कोट कर सकते हैं, इस एग्जाम्पल को, भारत की सॉफ्ट पावर इंक्रीज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस तरीके की चीजें, ये कल्चरल जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ये जो कल्चर के पॉइंट से हम लोग उनके साथ में कनेक्शन जोड़ रहे हैं, या फिर उनके साथ में हम बता रहे हैं कि हमारे रिलेशनशिप कितने पीछे जाते हैं, ये जो एक पॉइंट है, यहां से ना सिर्फ आपका टूरिज्म बढ़ता है, मगर साथ ही साथ आपका जो देश है उसकी इमेज बूस्ट होती है। ये टूरिज्म बढ़ता है, इमेज बूस्ट होती है, और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके लिए इकोनॉमिक बेनिफिट तो लेकर आएगी आएगी। इकोनॉमिक के साथ साथ ये कल्चरल डोमिनेशन भी लेकर आती है। भारत ने अपनी तरफ से बिना किसी, आप कह सकते हैं कि शस्त्र का प्रयोग किए बिना, शास्त्र की मदद से, अपनी फिलॉसफी की मदद से जो है अपने कल्चर को उन लोगों तक पहुंचाया है, और वो फिर हमको देखने को मिलता है। तो इकोनॉमिक और कल्चरल डोमिनेशन देखने को मिलता है। टूरिज्म और इमेज तो हमारी बिल्डअप होगी, बट साथ ही साथ इसके चलते इन देशों में हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनका एक्सपोर्ट भी जो है वो बढ़ेगा। तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है हमारी मदद करता है, और 5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है उसको बनाने की तरफ में लेकर जा सकता है। उसमें ये भी जो है अपना एक योगदान निभा सकता है। तो इस तरीके से इस एग्जाम्पल को आप कोट कर
सकते हैं इन सारे फैक्टर्स के साथ में, और आपने इसको लिखा तो मानकर चलिए एग्जामिनर के चेहरे पर आ जाएगी एक प्यारी सी मुस्कुराहट, और उस मिलियन डॉलर स्माइल के साथ में वो आपको 2-3 नंबर एक्स्ट्रा देगा, और ये 2-3 नंबर एक्स्ट्रा जो फिर मेंस में मिलते हैं वो आपको एक एज दे देते हैं, और इसी एज के चलते आप जनरली जो है लोग बाग मेंस निकाल ले जाते हैं, या फिर इसी में जो फिर मार्क्स जुड़ते हैं जाके आके इंटरव्यू के, तो उसके चलते फिर आपकी रैंक जो है वो प्रोमिनेंटली अच्छी आ जाती है। तो ये हो गया इस न्यूज़ के बारे में। अब ये जो थर्ड न्यूज़ है वो अपन लोगों को डिस्कस करनी है, अब इसको देखते हैं। तो समाचार ये है कि एक पर्टिकुलर, कह सकते हैं बहुत बड़े लेवल पर एक असेसमेंट किया गया, और उस असेसमेंट में ये पता चला है कि कोविड का टीका लगवाने के बाद में, या फिर कोविड के कुछ खास टीके लगवाने के बाद में लोगों में कुछ सर्टेन बीमारियों के प्रति एक एफिनिटी जो है वो ज्यादा बढ़ गई है, या वो बीमारियां लोगों में अब ज्यादा मात्रा में निकल कर आ रही हैं या ज्यादा मात्रा में दिख रही हैं जब से उन्होंने कोविड का टीका लगवाया है। ठीक है, तो ये जो है खबर है, स्टडी फाइंड्स राइज इन ब्लड क्लॉट्स हार्ट इन्फ्लेमेशन आफ्टर कोविड वैक्सीनेशन। हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई, या फिर जो आपके खून के थक्के पड़ जाते हैं खासतौर पे दिमाग वगैरह में, ये चीज जब से कोविड का वैक्सीनेशन लोगों ने करवाया है उसके बाद से ज्यादा मात्रा में देखने के लिए मिल रहा है। तो इसके ऊपर एक लंबा चौड़ा बहुत बड़ा असेसमेंट किया गया है। इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं इस तरीके का इतना बड़ा असेसमेंट शायद इसके पहले कभी नहीं हुआ। लगभग लगभग आपके 99 मिलियन पीपल, 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, तो 10 मिलियन में हो गए आपके 1 करोड़, लगभग लगभग 10 करोड़ लोगों का जो है इसमें, 99 मिलियन में अब 1 मिलियन और ऐड हो जाए तो लगभग 10 करोड़ के आसपास बनता है। तो लगभग 10 करोड़ लोगों का जो है पूरा असेसमेंट किया गया। इनकी अलग अलग आपकी जो रिपोर्ट्स हैं, मेडिकल हिस्ट्री को, कोविड की वैक्सीन लगवाने के पहले, कोविड की वैक्सीन लगवाने के बाद, सारी मेडिकल हिस्ट्री को स्टडी कर कर फाइनली जो है कुछ पॉइंट्स के ऊपर आपके एक्सपर्ट जो हैं उन्होंने कुछ निष्कर्ष बनाए हैं। उनका कहना यह है कि कोविड का वैक्सीन लगवाने के पहले और कोविड का वैक्सीन लगवाने के बाद ये 4 ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट बीमारियां हैं जिनके होने की संभावना या जिनके होने का रिस्क उन व्यक्तियों में 1.5 गुना बढ़ जाता है जिन्होंने कोविड का वैक्सीनेशन लगवाया है। ठीक है, और उसमें भी अगर खास तौर पे mRNA की मदद से की टेक्निक से बनाई गई जो कोविड की वैक्सीन थी, या चैडॉक्स 1 की टेक्निक की मदद से बनाई गई जो कोविड की वैक्सीन थी, उसके लगवाने के बाद में ये जो 4 प्रोमिनेंट बीमारियां हैं, जिसमें से एक का नाम है गुइलियन बेयर सिंड्रोम, क्या होता है बताऊंगा आगे, दूसरा है मायोकार्डिटिस, तीसरा है प्रीकार्डिटिस, और चौथा है सेरिब्रल वेनस साइनस थ्रोम्बोटिस, CVST। क्या होता है, चारों बीमारियां बताऊंगा आपको, मगर इन चारों बीमारियों के होने की संभावना, अगर आपने mRNA की टेक्निक से बना हुआ कोविड का वैक्सीन लिया था या चार्डॉक्स 1 की टेक्निक से बना हुआ कोविड का वैक्सीन लिया था, तो ऐसी कंडीशन में इन बीमारियों के, ये जो काफी प्राणघातक किस्म की बीमारियां, इनके होने की संभावना 1.5 गुना बढ़ जाती है, प्रोवाइडेड द फैक्ट अगर आपने कोविड का वैक्सीन या तो लगवाया नहीं है, या फिर कोविड का कोई दूसरा वैक्सीन अगर आपने लगवाया है। तो ये एक पर्टिकुलर आपका सर्वे निकल कर आया है और उसमें ये निष्कर्ष निकल कर आए। अब ये बात इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, जाहिर सी बात है लोगों की जिंदगी रिस्क पे लग गई है। अब किसी को अगर हार्ट अटैक आने की या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होने की संभावना कम थी, तो वो संभावना 1.5 गुना बढ़ गई है, या फिर 150% जो है वो संभावना बढ़ गई है। तो ये अपने आप में एक अलार्मिंग बात है। इसके अलावा एक पॉइंट और है कि WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस तरीके के ऑब्जर्वेशन पहले भी किए थे, जब ये वैक्सीनेशन शुरू हुए थे तब भी उन्होंने बोला था कि भैया इस तरीके की चीजें हो सकती हैं और कहीं ना कहीं अभी शायद हमें और रिसर्च करना चाहिए। बट ऑब्वियस ये बात है, क्योंकि पूरी दुनिया में पैनिक था और जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन बना के आपको लोगों को टीके लगा के नॉर्मल लाइफ फिर से शुरू करनी थी, तो जितना उस वक्त करते बना उस वक्त किया गया। मगर WHO ने उसके बाद में जब इसके एडवर्स इफेक्ट दिखने लगे, भर भर कर लोगों को जब हार्ट अटैक आने लगे और सारी चीजें होने लगी, तब उन्होंने कहा था कि हो ना हो इसका लेना देना तब ये जो कोविड की वैक्सीन लगवाई जा रही है इसी से है। इसमें अब जो भी आपने ये चीजें डाली हैं जिससे भी ये वैक्सीन बनाया, इसका कहीं ना कहीं एक असर या कंसिक्वेंस जो है लोगों के आपकी हार्ट की हेल्थ के ऊपर दिख रहा है। अब फाइनली वही बात जो है कहीं ना कहीं ये 10 करोड़ लोगों के ऊपर जो लगभग लगभग किया गया असेसमेंट है उससे भी प्रूव हो रही है। ये जो पूरा डाटा है इसमें भारत के लोग शामिल नहीं है, भारत के पेशेंट्स को इसमें शामिल नहीं किया गया, ये याद रखने वाली बात है। मगर इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि भारत में भी मेजॉरिटी इंडियंस को जो वैक्सीन लगी थी वो चार्डॉक्स 1 वैक्सीन थी, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में कोविशील्ड के नाम से जानते हैं। भारत में जब पेंडेमिक आया और उसके बाद जब हमारे यहाँ फ्री वैक्सीनेशन शुरू हुआ, तो उसमें प्रोमिनेंटली जो वैक्सीन लगाई गई या फिर जो वैक्सीन हमारे देश के लोगों को इंजेक्ट की गई थी वो थी चार्डॉक्स 1, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में कोविशील्ड के नाम से जानते हैं। तो कोविशील्ड वैक्सीन हमारे यहाँ भी पेंडेमिक में लगी और अब असेसमेंट में ये निकल कर आ रहा है कि ये आपका जो चार्डॉक्स 1 या फिर कोविशील्ड है या फिर mRNA की टेक्निक से बनी हुई वैक्सीन है, इसके चलते हार्ट की इश्यूज और ये जो 4 फैंसी फैंसी बीमारियां जिसका नाम लेने में आदमी की जबान घूम जाए, इनके होने की संभावना 1.5 गुना बढ़ गई है। एक एक करके इन बीमारियों के बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि इन बीमारियों का जिक्र आ गया है, इतना बड़ा असेसमेंट है, जाहिर सी बात है इसके चलते अभी हो हल्ला और मचेगा। तो इतने बड़े ये जो सारी आपकी चीजें निकल कर आई और ये 4-5 बीमारियां अभी और ज्यादा न्यूज में आएंगी, तो इनके बारे में बेसिक पता होना चाहिए। हो सकता है यूपीएससी ये पूछ ले कि ये बीमारियां जो है क्या होती हैं या फिर किस पे इंपैक्ट डालती हैं, या फिर इनका नाम डाल के पूछ लें कि ये काफी वक्त से न्यूज में है, ये होता क्या है आप यही बता दीजिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो पहली जो है गुलियन बेयर सिंड्रोम, इसका मतलब क्या होता है? इट इज अ डिसऑर्डर इन विच इम्यून सिस्टम अटैक्स द नर्व्स।
दो रेयरली फैटल बट इट कैन कॉज मस्कुलर डैमेज एंड कैन नीड प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट। तो ये जो गुलियन बेयर सिंड्रोम है, ये एक सर्टेन तरीके का डिसऑर्डर है जिसमें आपका जो इम्यून सिस्टम है, यानी कि जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता है, जो आपको अलग अलग तरीके के रोगों से बचाती है, ये इम्यून सिस्टम आपके खुद की जो नर्व्स हैं या फिर आपका जो नर्वस सिस्टम है उसको अटैक करने लगती हैं और उनको मारने लगती हैं। हालांकि ये बहुत, आप कह सकते हैं, एक तो रेयरली होता है लोगों में, मगर कोविड के वैक्सीनेशन के बाद होने की संभावना 1.5 गुना बढ़ जाती है। दूसरा ये कि अगर ये होता भी है तो इससे जनरली जान नहीं जाती। एक्सेप्शनल केसेस होते हैं मगर जनरली इसकी मदद से आपकी जान नहीं जाती। हाँ, ये जरूर है कि अगर आपको ये सिंड्रोम हो गया तो ऐसी कंडीशन में आपको मस्कुलर डैमेज का सामना करना पड़ सकता है। आपकी जो मसल्स हैं वो कहीं ना कहीं फेल हो सकती हैं, उनकी एफिशिएंसी और उनकी एफिकेसी पर असर पड़ सकता है और आपको सालों तक एक बहुत लंबा ट्रीटमेंट लेना पड़ सकता है इस सिंड्रोम से मुक्ति पाने के लिए, या फिर जब तक आप जियोगे। अगर मुक्ति नहीं भी मिलती है तो इसके इम्पैक्ट्स को या फिर इसके इफेक्ट्स को मिनिमाइज करने के लिए आपको सालों तक जो है एक लंबा ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। ये एक इसके साथ में समस्या है। तो ये गुलियन बेयर सिंड्रोम हो गया। इसके बाद दो फैंसी बीमारियां आई थी, सेरिब्रल वेनस साइनस थ्रोम्बोसिस। ये सेरिब्रल वेनस साइनस थ्रोम्बोसिस, जिसको सीवीएसटी भी बोला जाता है, सामान्य भाषा में इसका मतलब है कि अगर आपके दिमाग में ब्लड क्लॉट्स हो जाते हैं या फिर अगर आपके दिमाग में खून के थक्के बनना शुरू हो जाते हैं और ये ब्लड क्लॉटिंग के चलते फिर आदमी को चक्कर आ जाए या स्ट्रोक आ जाए, 10 तरीके की चीजें हो सकती हैं। ये बीमारी भी जो है इसके होने की संभावना 1.5 गुना बढ़ गई है कोविड वैक्सीनेशन के बाद। इसके बाद दो बीमारियों का और जिक्र आया था, मायोकार्डाइटिस एंड प्रीकार्डाइटिस। मायोकार्डाइटिस और प्रीकार्डाइटिस क्या होती है? हार्ट का टिश्यू अगर आपका फैलने लगे, फूल जाए, उसमें इन्फ्लेमेशन आने लगे, तो उसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है, थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस भी होता होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड से नहीं हूं तो एग्जैक्ट मैं डिफरेंस को नहीं बता सकता, बट ऑब्वियस सी बात है इसमें कुछ ना कुछ दोनों में डिफरेंस होता होगा, तभी दो अलग शब्दों का इस्तेमाल किया गया। मायोकार्डाइटिस और पेरिकार्डाइटिस, ये जो दो तरीके के इन्फ्लेमेशन होते हैं हार्ट के टिश्यू से, और इसके चलते हार्ट अटैक और हार्ट से रिलेटेड दूसरी प्रॉब्लम्स होने की संभावनाएं आपकी बढ़ जाती हैं। इनकी भी होने की संभावना 1.5 गुना बढ़ गई है जब से आपका ये पूरा का पूरा ये प्रक्रिया जो है, पूरा वैक्सीनेशन वगैरह जो है करवाया गया। ये सारे, इसमें अब ये तीनों के तीनों जो हैं, इसके पहले वाले के साथ में तो ये था कि शायद आपकी जान ना जाए, मगर आपके मसल्स के फेल, मस्कुलर सिस्टम के फेल होने की संभावना और सालों तक आपको इलाज लेने की दिक्कत आ सकती है। इन तीनों के साथ में मगर दिक्कत ये है कि अगर इनमें से कुछ भी आपको हो गया, ऑब्वियस सी बात है, अगर हार्ट के टिश्यूज में इन्फ्लेमेशन आ गया, चाहे मायोकार्डाइटिस वाला आ जाए चाहे प्रीकार्डाइटिस वाला आ जाए, या फिर ये सीबीएसटी की प्रॉब्लम हो गई और दिमाग में खून के थक्के जमने लगे, इसके चलते जान जा सकती है। इसके चलते जो है ये सारी की सारी कंडीशन जो है वो सीरियस हैं और इसके चलते जान जा सकती है, ये पोटेंशियली जो है फैटल है। तो जाहिर सी बात है, अब अगर इस तरीके के इश्यूज ज्यादा होने लगे, जिनमें हो सकते थे उनमें होने की संभावना डेढ़ गुना बढ़ गई है, 150% बढ़ गई है। जिनमें नहीं हो सकते थे उनमें भी होने की संभावना अगर ये अब यहाँ से इंक्रीज हो रही है, तो और इसके चलते अगर मौतें होना शुरू हुई तो फिर इसका भी आंकड़ा आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। अब इसको काउंटर करने के लिए फिर आपको कुछ वैक्सीन या कुछ ना कुछ इलाज बनाना पड़ेंगे, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मगर ये पूरा का पूरा केस जो है इसने क्लियर कर दिया है कि भैया मौतें यहाँ जो आपका कोविड के चलते, कोविड के वैक्सीनेशन के चलते इन सारी चीजों के होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं और उसके चलते मौतें हो रही हैं, रेगुलर बेसिस पर हो रही हैं, और आने वाले वक्त में ये चीज और ज्यादा बढ़ सकती है। ये पूरा का पूरा असेसमेंट किया किसके द्वारा गया है? द असेसमेंट वाज डन बाय ग्लोबल कोविड वैक्सीन सेफ्टी प्रोजेक्ट। तो एक कोई प्रोजेक्ट है जिसका नाम है ग्लोबल कोविड वैक्सीन सेफ्टी प्रोजेक्ट, उन लोगों ने जो है पूरा का पूरा असेसमेंट किया है। इस असेसमेंट में इन्होंने पूरा का पूरा जो हेल्थ केयर का डाटा है उसको कंपाइल किया, यानी कि जितने लोग किसी भी इलाके में आपको सैंपल स्पेस में मिले होंगे डाटा के तौर पर, उनके सारे हेल्थ केयर के डाटा को आपने देखा। फिर ये देखा कि आपका ये जब वैक्सीनेशन होने के पहले उनकी हेल्थ हिस्ट्री कैसी थी, वैक्सीनेशन होने के बाद उनको क्या क्या समस्याएं होने लगी। इस तरीके से आपने सबके हेल्थ केयर के डाटा को इकट्ठा किया, कंपाइल किया। कोविड का वैक्सीन लगने के पहले, कोविड का वैक्सीन लगने के बाद में उनकी क्या क्या स्थिति थी उनको देखा गया, और उसके बाद में फिर आपने अपने निष्कर्ष निकाले। अब एक जगह पर अगर इस तरीके की चीज देखने को मिले तो आप ये भी कह सकते हो कि हो सकता है यहाँ पर ऐसी कुछ परिस्थितियां हों कि भाई ये बीमारियां होने की संभावना लोगों में बढ़ गई हो, और सिर्फ कोविड का जो रीजन है या कोविड की जो वैक्सीन है सिर्फ वही रीजन ना हो। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी काउंटर करने के लिए उन्होंने दुनिया के अलग अलग देशों के से जो है सैंपल्स उठाए। अर्जेंटीना लैटिन अमेरिका का एक प्रोमिनेंट देश है। ऑस्ट्रेलिया एकदम बहुत कह सकते हैं आप ग्लोब के दूसरे इलाके में बसा हुआ है। कनाडा एकदम अलग इलाके में बसा हुआ है। डेनमार्क एकदम अलग इलाके में बसा हुआ है। तो चार प्रोमिनेंट दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बसे हुए देश जिनका आपस में लेना देना नहीं है। लाइफस्टाइल काफी हद तक अलग है, रहन सहन अलग है, थॉट प्रोसेस अलग है, बिलीव्स अलग है, खान पान अलग है, सब कुछ अलग है। मगर इन सब लोगों में एक ही बात कॉमन थी कि कोविड के वैक्सीन लगवाए गए थे, और mRNA वाला लगवाया गया था या कोविशील्ड वाला लगवाया गया था। इनके फिर जो है हेल्थ रिकॉर्ड्स को कंपाइल किया गया है और सब कुछ स्टडी कर चुकने के बाद में ये पर्टिकुलर रिजल्ट जो है निष्कर्ष निकाला गया। इसी तरीके की इसमें कोई संदेह ना रह जाए, इसलिए एकदम अलग अलग दुनिया के अलग अलग कोनों के देशों में ये असेसमेंट किए गए थे।
और इसके बेसिस पे फिर ये फाइनली जो निष्कर्ष है जो निकल कर आया है। तो ये हो गई ये न्यूज़। इसमें से क्वेश्चंस यही बनते हैं कि ये पर्टिकुलर जो बीमारियां हैं या फिर ये जो शब्द हैं ये न्यूज़ में बने हुए हैं, ये क्या होते हैं? और अगर ये पूछ लिया गया कि पर्टिकुलर बीमारी है, कोविड के वैक्सीन के चलते इसके होने की संभावना बढ़ गई है, इससे किस चीज़ पर असर पड़ता है आप ये बता दीजिए। तो उस कंडीशन में अपने को याद रखना पड़ेगा, ये आपका इस पर्टिकुलर सिंड्रोम में आपके नर्व्स के ऊपर आपका इम्यून सिस्टम अटैक करने लगता है। सीबीएसटी आपके खून के थक्के होते हैं। मायोकार्डाइटिस और पेरिकार्डाइटिस का मतलब होता है कि भाई आपके हार्ट के टिश्यूज में इन्फ्लेमेशन वगैरह आ रहा है। चलें, सो ये हो गई ये वाली न्यूज़। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, देखते हैं सर। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ में बढ़ते हैं। ये न्यूज़ मेन सेंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रेलेवेंट है। वजह यह है कि इस न्यूज़ में एक पर्टिकुलर जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है और उसने कहीं न कहीं फिर से हमारे समाज में, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें एक जेंडर बायस जो है, उसको फिर से रिवील किया है कि इतनी पॉलिसीज़ बनाने के बाद, इतने कानून बनाने के बाद, इतने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने के बाद भी कहीं न कहीं हमारे दिमागों में जो जेंडर बायसेस बैठे हुए हैं, वो किसी न किसी रूप में मैनिफेस्ट करते रहते हैं। तो फिर से एक तरीके से उस चीज़ को जो है अनमास्क किया गया है, वो एक हिपोक्रेसी जो है उसको काउंटर किया गया है और उस तरीके की और जो प्रैक्टिस यहाँ पर निकल कर आई है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको क्लियर कट बताया है कि वो असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। तो इन सारी चीज़ों के चलते ये एक और आप कह सकते हैं सशक्त कदम है वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ में। एंड अगर आप इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है जिसमें महिलाओं के उत्थान से रिलेटेड आप कुछ लिख रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड अगर आप कोई ऐसे या फिर कोई क्वेश्चन में के जवाब में आंसर में कुछ कोट कर रहे हैं, तो वहाँ पर इसको एक रेफरेंस के तौर पर आप लिख सकते हैं 2 लाइन में, 3 लाइन में। और ज़ाहिर-सी बात है एग्ज़ामिनर फिर इससे इम्प्रेस होगा और कहीं न कहीं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आप कोट कर रहे हो, तो ये आपके आंसर की जो वैल्यू है, ग्रेविटी को बढ़ा देती है। तो न्यूज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है। उसमें कोर्ट ने बोला है या उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है दैट बुली वुमेन ऑफ एम्प्लॉइज़ आउट ऑफ देयर जॉब्स फॉर गेटिंग मैरिड और हैविंग डोमेस्टिक इश्यूज अमाउंट टू कोर्स जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मतलब ये कि अगर एक महिला की शादी हो रही है या हो चुकी है या फिर अभी वो शादी करने वाली है या शादी के बाद में वो प्रेग्नेंट है या फिर उसके कोई और आपके फैमिली इश्यूज हैं जिसके चलते वो आपसे एक सर्टेन तरीके की प्रिविलेज चाहती है या फिर अगर उसको बच्चा हो गया तो क्रच फैसिलिटी में जाकर उसको फीड करने के लिए थोड़ा बीच बीच में वक्त चाहिए। कोई भी अगर इस तरीके के इश्यूज आते हैं तो उसको फिर बोला जाता है आपका फैमिली इशू। तो कोर्ट ने ये बोला है कि अगर आपकी महिला एम्प्लॉइज हैं आपके पास में और आप उनको किसी तरीके से दबाव बनाते हो कि भैया तुम या तो नौकरी छोड़ दो या फिर जो तुम काम कर रही हो उससे डिमोट हो जाओ या इस तरीके की आप बुलिंग करते हो कि किसी तरीके से आपको नौकरी से जो है या तो आप जो है उसको कुल मिला के फोर्स करते हो कि आप खुद नौकरी छोड़ के चली जाओ या फिर आप अल्टीमेटली ये बोल के कि तुम्हारी अब शादी होने वाली है, तुम उतनी प्रोडक्टिव नहीं रही, हमारी तो आप तुम्हारे फैमिली के इश्यूज आने वाले हैं, प्रेगनेंसी और 10 तरीके की चीजें, तो उसके चलते तुम कहीं ना कहीं हमारे लिए उतना अच्छे से एफिशिएंटली तुम काम नहीं कर पाओगे। इस तरीके के आधार देकर अगर आप किसी महिला को नौकरी से निकालते हैं तो ये या फिर उसको मजबूर करते हैं कि वो खुद ही छोड़ के चली जाए, उसको इस तरीके से हरास किया जाता है, तो ये सारी की सारी चीजें बहुत कोर्स किस्म का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। ये बहुत आंखों से दिखने वाला निकेड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है और जो भी इस तरीके की हरकतें करेगा वो कानूनन अपराध कर रहा है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। कोर्ट ने ये बात साफ कर दी है। कोर्ट ने आगे ये भी बोला है कि सिर्फ इस आधार पर कि एक महिला एम्प्लॉय की शादी हो रही है और इसके बेसिस पर आप उसकी नौकरी जो है आप उसको नौकरी से निकालते हैं, उसे टर्मिनेट कर दें, ये चीज मतलब ह्यूमन डिग्निटी के भी खिलाफ जाती है और जो हर एक नागरिक का अधिकार है जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं कि भैया उनके खिलाफ किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। उनको हर जगह उनको पुरुषों की तरह आपके जो भी वर्क प्लेस है उसमें फेयर ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। महिला और पुरुष में किसी तरीके का भेदभाव नहीं हो सकता, महिला महिला में भेदभाव नहीं हो सकता, पुरुष पुरुष में भेदभाव नहीं हो सकता। ये जो आपका कानून है राइट टू इक्वालिटी का, ये जो सबके साथ में इक्वल ट्रीटमेंट करने का, ये कहीं ना कहीं उसका वॉयलेशन है। इस चीज को एक्सेप्ट किया ही नहीं जा सकता, ये आपके संविधान के खिलाफ जा रहा है। ये बात भी जो है कह दी गई है कि ये सारी चीजों का वॉयलेशन होता है और अगर कोई करता है इस तरीके की चीज प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, कहीं पर भी अगर कोई कर रहा है, फॉर्मल सेक्टर में आपके अगर या इनफॉर्मल सेक्टर में कहीं पर भी इस तरीके की कोई हरकत अगर हो रही है तो फिर वो कानूनन अपराध है और उसके खिलाफ, उस एम्प्लॉयर के खिलाफ, एम्प्लॉय के साथ में ये सारी चीजें करने के लिए संवैधानिक कार्यवाही, कोई वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है। अब ये पूरा जो मसला है वो था क्या, किस पर्टिकुलर केस में ये सजा दी गई है या किस पर्टिकुलर केस में ये जजमेंट आया है, तो जवाब है एक महिला अफसर थी, मिलिट्री की जो नर्सिंग सर्विसेज होती हैं, मिलिट्री की नर्सिंग सर्विसेज में एक महिला अफसर थी, उसको ये बोलकर डिस्चार्ज कर दिया गया कि भैया तुम्हारी शादी हो रही है तो तुम अब जो है यहाँ से जाओ, अब तुम्हें इस नौकरी पर नहीं रखा जाएगा, तुम्हारी हमें
और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब जो भी उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हों, जॉब वगैरह आप सर्टेन टाइम में नहीं कर सकते हैं, जो भी उनके रूल्स हों, बट अल्टीमेटली उसकी शादी हुई या शादी होने वाली थी और इस आधार पे कि तुम अब क्योंकि शादी कर रही हो, तो तुम्हें डिस्चार्ज किया जाता है, आपको जो है हम अपने आपके पद से, आपके पदभार से रिलीव कर रहे हैं। इसने इस केस में फिर हुआ ये कि महिला ने आर्म फोर्सेस का जो ट्रिब्यूनल होता है, उनके जो अपने खुद के कोर्ट होते हैं, उसमें अपील दायर करी। वहां पे महिला के फेवर में फैसला दिया गया था कि आप ऐसा नहीं कर सकते, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, आपको उसको नौकरी पे वापस रखना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर जजमेंट के आर्म फोर्सेस का जो ट्रिब्यूनल है, उसके फैसले के अगेंस्ट में आपकी जो केंद्र सरकार है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली फिर वहां पे हड़का दिया या फटकार दिया, और उसके बाद उन्होंने भी वही बात बोली कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की कैटेगरी में आता है, आपको उस महिला को फिर से जो है नौकरी पे या तो रखना पड़ेगा या उसको प्रॉपर कंपनसेशन देना पड़ेगा। इस केस में लगभग 60 लाख के करीब का कंपनसेशन वगैरह देने का प्रावधान किया गया। अब वो बात मैंने इसलिए नहीं शेयर करी इसमें क्योंकि वो अपने काम की नहीं है, मगर 60 लाख रुपए के करीब कंपनसेशन देने का ऑर्डर भी जो है कोर्ट ने किया है। अपने काम की बात यह है कि इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन इस आधार पर कि भैया तुम्हें डोमेस्टिक इश्यूज हैं, प्रेगनेंसी है या फिर कुछ और आपके बच्चा जो है हो गया है, उसको फिर आपको हैंडल करना है, उस सब के लिए आपको कुछ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देना पड़ रहा है, या फिर अगर आप शादी कर रही हो, इन सारे बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। यह असंवैधानिक है, ना सिर्फ असंवैधानिक है, ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ है, और जो संविधान अधिकार देता है कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड फेयर ट्रीटमेंट, ये उसके भी खिलाफ जाता है। ये हरकत नहीं की जा सकती। एंड ऑफ द स्टोरी, बात खत्म। ये अपन मगर यहाँ से कोट कर सकते हैं, तो अपने को कहीं ना कहीं इसका एडवांटेज मिलेगा, इसका फायदा मिलेगा, और अपने मार्क्स वगैरह जो हैं, 2-3 मार्क्स जो भी एडिशनल एग्जामिनर अपने को दे सकता है, बढ़ेंगे। तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो खैर इस खबर का कोई शायद ज्यादा महत्व नहीं है। मेंस आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एग्जांपल के तौर पर वुमेन रिलेटेड इश्यूज में इसको कोट किया जा सकता है और ये अपने फेवर में जरूर जाएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडे सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग 22 फरवरी 2024 के द हिंदू न्यूज़पेपर और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके दूसरे फ्रेंड्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें जनरल स्टडीज पूछी जाती है या करंट अफेयर्स आते हैं, उनको भी इसके बारे में बताएं, उनसे भी इस चैनल को शेयर करें, एंड जितना हो सके उतना इस वेंचर का फायदा उठाएं और अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को बेहतर से बेहतर बनाएं। जितना हो सके उतना ज़्यादा इन्हांस करें, अपने सपनों को पूरा करें, अपने मन चाही पोस्ट को हासिल करें, और जिंदगी में अच्छे से अच्छा करते रहें, बेहतर से बेहतर बनते रहें। इसी नोट पे कॉलिंग इट द डे, कंक्लूडिंग द सेशन। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।